दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस पे। जैसा कि बाल विकास की सीरीज चल रही थी और रीट का एग्ज़ाम नज़दीक है, सुपर टेट का एग्ज़ाम भी योगी जी ने अमेठी बैठाई दी है, बहुत जल्दी आ जाएगा और टेट भी हो सकता हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने बाल विकास की सीरीज़ शुरू की थी, जो कि ये था कि 30 नंबर जो का पेपर है, कम से कम उसमें मिनिमम 25 प्लस तो आना ही चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो मेरे स्वलिखित नोट्स हैं, मैंने कहा अब इसको टाइप करना, फिर उसके बाद आगे उसको पेश करने बड़ा समय लगेगा, तो मैंने जो मेरे खुद के लिखित नोट्स हैं उनके द्वारा मैं आपको ऐसा समझा दूंगा आनुवंशिकता, आज के बाद आपको दोबारा हेरिडिटी आनुवंशिकता पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाल विकास रटना नहीं है, बाल विकास सिर्फ समझना है। तो इससे पहले जो है एरिक एरिक्सन के सिद्धांत, मानव सामाजिक, मैकडूवल के 14 संवेग वाला सिद्धांत वो, और शैशवावस्था चल चुकी है। ठीक है, अब ये चौथा आपका है आनुवंशिकता। इसके बाद पर्यावरण और बाल्यावस्था, मतलब आने वाले 20 क्लासेस में सारा बाल विकास खत्म हो जाएगा, इसके बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। इसी को आप बार बार रिपीट करके पढ़िए, इसी में से आएगा, चाहे सीटेड हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्लास शुरू करते हैं। आनुवंशिकता में क्या है? आनुवंशिकता में क्या है कि एक वुडवर्थ थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा था कि जो जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय से लेकर जन्म के 9 माह पूर्व भी उपस्थित होते हैं। ठीक, जो माता पिता के जो गुण होते हैं, ठीक, वो केवल जन्म के समय नहीं होते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तभी उसमें आ जाते हैं। वो जो है जब वो माँ के पेट में रहता है बच्चा, तब से उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये वुडवर्थ ने कहा था। एक ड्राइवर है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा था कि फिजिकल यानी कि शारीरिक और मेंटल यानी कि मानसिक, फिजिकल और मेंटल इन दोनों का जो योग है, ठीक है, शारीरिक और मानसिक क्षमता का जो योग है, वो माता पिता से जो किसी में जाता है, बच्चों में जाता है, चिल्ड्रन में जाता है। यही होता है आनुवंशिकता। ठीक, थॉमसन ने एक है, उन्होंने कहा था कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति के लिए सुविधाजनक शब्द है। ठीक, तो थॉमसन का अगर ये परिभाषा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो है ये परिभाषा, ये पूछ रहा है परिभाषा में कि सुविधाजनक शब्द अगर आ रहा कहीं, तो आप समझ लीजिए कि थॉमसन ने कहा है कि सुविधाजनक शब्द। ठीक, थॉमसन ने कहा है सुविधाजनक शब्द। अब जैसे आप ध्यान दीजिए कि जैसे कभी होता नहीं है कि थम्स अप का इशारा लोग करते हैं, अंगूठा दिखाते हैं, थम्स अप, जैसे कहते हैं कि ओके, ऑल गुड, ऑल ओके। जैसे कि किसी को फैसिलिटी मिल गई, किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो क्या कहेगा? ऑल गुड, सब अच्छा था। ठीक है, तो यानी कि थम्स दिखाएगा, थम्स, अंगूठे को इंग्लिश में थम्स बोलते हैं। ठीक है, तो थम्स अप और यानी कि थॉमसन, और सुविधाजनक यानी कि जब उसको सुविधा मिल जाएगी तो उसने कहा कि ऑल गुड, थम्स अप दिखाया। तो थॉमसन ने कहा था कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति के लिए सुविधाजनक शब्द है। ठीक, उसके बाद बी एन झा है, ये अपने इंडिया के ही हैं, इन्होंने कहा था कि व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। आनुवंशिकता जो है वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता का प्रोसेस क्या है? आनुवंशिकता का प्रोसेस क्या है? आनुवंशिकता का प्रोसेस जो बता रहा हूँ मैं आपको, आनुवंशिकता का प्रोसेस ये है कि जो माँ है और बाप, ठीक, माँ है यानी कि फीमेल है और पिता है यानी कि मेल है, तो दोनों में क्या होता है, 23 जोड़े जो है क्रोमोसोम के होते हैं। क्रोमोसोम के 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इन्हीं में पितरैक या जीन छुपे होते हैं, पितरैक या जीन छुपे होते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि जीन क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं। क्वेश्चन सीटेट में कई बार आया, यूपी टेट में कई बार आया है। ठीक है, तो 23 जोड़े क्रोमोसोम के होते हैं माँ और बाप में, जिनको गुणसूत्र बोलते हैं। इन्हीं के अंदर जीन्स छुपे होते हैं, है ना, जिसके अध्ययन करने के लिए उसको जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स में उसके अंदर अध्ययन किया जाता है। जो कहते नहीं है कि अरे ये बीमारी जेनेटिक है, ये जो बच्चे में बीमारी आई, बाल झड़ रहे हैं, ये जेनेटिक है। ठीक है, बच्चे में जो क्या कहते हैं बुढ़ापा आ रहा है, ये जेनेटिक है। इनके पापा को भी बहुत जल्दी बुढ़ापा आ गया था, है ना, इनके पापा के भी बाल झड़ रहे हैं, इसलिए बच्चे के भी बाल झड़ रहे हैं सर के, इसका मतलब ही ये जेनेटिक है, कहते नहीं उसको, तो वो जेनेटिक है, इसी जीन से होता है। ठीक, कि पिताजी के जीन्स जो है वो बच्चे में है। तो जीन्स को क्या कहते हैं? वंश परंपरा का वाहक किसको कहा जाता है? जीन या पितरैक कहते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में, यूपी टेट में आया है कि वंश परंपरा का वाहक मतलब कि माता पिता से उसके बच्चे में, बच्चे से उसके बच्चे में, फिर उसके बच्चे में जो गुण जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? जीन या पितरैक के थ्रू जाते हैं। ठीक है, और वंश परंपरा का निर्धारण भी जीन या पितरैक ही करते हैं। वंश परंपरा का निर्धारण भी जीन या पितरैक करते हैं। जीन के बारे में जान लेते हैं। जीन में 2 अणु होते हैं, एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक, ये हो गया आपका आरएनए, ये हो गया आपका डीएनए। ठीक है,
जीन के बारे में जान लेते हैं। दो अणु होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा भी है। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। कोई फिजिक्स तो चल नहीं रही है, बायोलॉजी तो चल नहीं रही है, तो यहाँ पे सिर्फ यही पूछेगा कि जीन में कितने प्रकार के अणु पाए जाते हैं। दो, पहला होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ठीक, डीएनए जिससे क्या कहते हैं पता लगाया जा सकता है कि जीन्स ये बच्चा किसका है, ठीक है, बच्चे के अंदर किसके गुण हैं, ये डीएनए। आरएनए, तो आरएनए जो है उसमें ही जब दिक्कत हुई है, जो कोरोना बीमारी आई है, इसने सबसे ज़्यादा किस पे अटैक किया है, इसने सबसे ज़्यादा जो अटैक किया है वो आरएनए पे ही किया है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड पे ही किया है। और ये आरएनए को ही उसने डिसबैलेंस करने की कोशिश की है, जिससे कि लोगों की तबीयत खराब हुई है। ठीक, ये आइए आगे बढ़ते हैं। फिर मानव जीवन जो है, मानव जीवन का प्रारंभ किससे होता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि मानव जीवन का, जो मैंने नोट्स बनाए हैं देखिए, ये बेसिकली कई बुक से हैं, पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इसी में शामिल हैं। यानी कि पूरा एक कॉम्पैक्ट पैकेज है आपके लिए, कंप्लीट पैकेज है, भले हैंडमेड है, स्वलिखित है, लेकिन है कंप्लीट पैकेज। इसमें काफ़ी रिसर्च करके ये नोट्स बनी हुई है। ठीक है, तो मानव जीवन का जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है, एक कोष से होता है, जिसको संयुक्त कोष या जाइगोट कहते हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, सिर्फ हमें याद करना है कि मानव जीवन का प्रारंभ एक कोष से होता है, जिसको कहते हैं संयुक्त कोष या जाइगोट। ठीक, आनुवंशिकता के सिद्धांत तो नियम की बात कर लेते हैं, आनुवंशिकता के सिद्धांत तो नियम की बात करते हैं। तो सर फ्रांसिस गाल्टन थे एक, ठीक है, सर फ्रांसिस गाल्टन थे। इन्होंने 1989 में एक बुक लिखी जिसका नाम था आनुवंशिक प्रतिभा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेरिडेटरी जीनियस, हेरिडेटरी जीनियस। ठीक है, सर फ्रांसिस गाल्टन ने लिखी थी बुक जिसका नाम था आनुवंशिक प्रतिभा, हेरिडिटी जीनियस। इसका क्या कहते हैं, अब देखिए जैसे जिसके घर में उसके दादा दादी, ठीक है, आर्मी बैकग्राउंड, जिसके घर में आर्मी बैकग्राउंड है, ठीक है, उसके दादाजी भी आर्मी में थे, उसके परदादा भी आर्मी थे, तो आप देखते जाइए उसके जो है आगे आने वाली पीढ़ी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर जो है दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो पोता भी आर्मी में जाता ही जाता है, लगभग 80% तो जाता ही जाता है। ये क्यों जाता है, ये गाल्टन की थ्योरी यही थी, आनुवंशिकी प्रतिभा। इन्होंने जो बुक लिखी उसमें यही बताया कि जो प्रतिभा, यानी कि जो टैलेंट या जो जीनियस चीज़ परिवार के पुराने लोगों में है, यानी कि परदादा में थी, दादा में थी, फिर पिता में थी, वही चीज़ आगे चल के पोते में भी और आगे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, वो प्रतिभा आगे चली जाती है ना। जैसे कि आप देखिए संगीत घराने देख लीजिए आप, संगीत घराने, अगर जो परदादा हैं वो भी संगीत का शौक़ रखते थे, तो उसके बाद उनके जो लड़के हैं वो भी संगीत का शौक़ रखे, फिर उसके बाद पोता भी संगीत का शौक़ रखा। ठीक है, ये होता है। अब जैसे आप इनका किसी का भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ठीक है, अब ऐसा नहीं होता, कोई कभी कभी डिफरेंट भी हो जाता है। जैसे दादा भाई, वो जैसे कि वो सैफ अली खान है, अब सैफ अली खान क्या है, एक्टर हैं, और उनके पिता नवाब पटौदी अली खान है, वो क्या थे, क्रिकेटर थे, है ना। कभी कभी डिफरेंस भी हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो इसको समझ लीजिए, सर फ्रांसिस गाल्टन ने यही कहा था कि जो आनुवंशिकी प्रतिभा होती है उसके माँ बाप पर ही निर्भर नहीं करती है, उसके दादा दादी, परदादा दादी सब पर निर्भर करती है, उसके दादा दादी और परदादा दादी पर भी निर्भर करती है। यानी कि बच्चे के अंदर सिर्फ उसके माँ बाप के ही गुण नहीं आएंगे, अगर माँ बाप उसके आर्मी में नहीं गए हैं तो फिर बच्चा भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसके परदादा या दादी हैं आर्मी में तो बच्चा भी आर्मी में जा सकता है, पोता आर्मी में जा सकता है। यही गाल्टन ने कहा था कि सिर्फ माँ बाप के आनुवंशिक गुण ही बच्चे के अंदर नहीं जाएंगे, अगर दादा स्वतंत्रता सेनानी है तो पोता भी स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है, अगर दादा पापा डॉक्टर हैं तो बेटा और पोता भी डॉक्टर हो सकते हैं। यही उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि जो सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सुप्रसिद्ध व्यक्ति यानी उनके जो अगर सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो भी उनके पूर्वज भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, है ना। जैसे आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, तो उनके पूर्वज, उनके पिताजी प्रसिद्ध व्यक्ति तो थे ही, ठीक है, स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जिन्होंने लिखी थी मधुशाला। तो ऐसे बहुत लोग हैं, आप उठा के देखिए जो सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके जो परदादा या और भी गार्जियन हैं वो सब प्रसिद्ध ही होंगे। यही गाल्टन की थ्योरी थी। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरी थ्योरी पे चलते हैं। दूसरी थ्योरी क्या है, स्टैटिक्स स्टडी। इसमें क्या है कि जितनी पीढ़ी ऊपर जाएंगे उतना ही योगदान का अंश कम होता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया है। और ऐसा जो मैं बता रहा हूँ ये आनुवंशिकता, ये कभी आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी क्लास में कभी आपने देखा होगा, पूरी डिटेल दे रहा हूँ, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं घटोत्तरी विभाजन। सपोज करिए जैसे कि
होता क्या है कि मैं हूँ, मेरे पापा हैं, तो मुझे डायरेक्ट कोई चीज़ मिलेगी तो उनसे मिलेगी। कोई टैलेंट मेरे अंदर डायरेक्ट आएगा तो उनसे आएगा, क्योंकि मैंने ही उनको देखा है, उनको सीखा है, हर एक चीज़ उनसे जानी है, तो उनसे आएगा मेरे पास। अगर उनसे मेरे पास 50% आता है तो दादा तो उनसे, मेरे जो क्या कहते हैं ग्रैंडफादर हैं, उनसे पुराने हैं, तो उनको तो ज़्यादा मैं उनके साथ रहा भी नहीं, ना उनसे ज़्यादा खेला, ना उनके साथ घुल मिल पाया, क्योंकि वो पहले ही जो है क्या कहते हैं संसार से चले गए थे। तो कुल मिला के अपने फादर से मैं ज़्यादा अटैच रहा, उनको मैंने देखा बचपन से, तो उनसे मेरे पास ज़्यादा जो जो भी कुछ उनका गुण या मेरे पास आएगा वो ज़्यादा आएगा, वो 50% आ रहा है। और वही अगर परदादा की बात करें, दादा की बात करें, ग्रैंडफादर की बात करें, उनसे मेरे पास 25% आएगा, क्योंकि उनके साथ मैं कम रहा हूँ। अगर ग्रैंड ग्रैंड सुपर ग्रैंडफादर यानी कि परदादा की बात करूँ तो उनसे मेरे पास और कम आएगा, 12.5% आएगा। क्यों? क्योंकि उनको तो मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि उनका जो टैलेंट था वो दादाजी में आया, दादाजी का जो आनुवंशिकता से टैलेंट था वो पापा में आया, और पापा वाला फिर मेरे में आया। तो जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ही जो है, जो अंश होता है, जो पार्ट है हेरिडिटी का, जो हमारे शरीर में आया हुआ है हमारे पूर्वजों से, वो कम होता जाएगा। यानी कि जो डायरेक्ट हमको, जैसे हमारे फादर हमसे डायरेक्ट, हम उनसे अटैच हैं, तो उनसे मेरे पास ज़्यादा रहेगा, और जितना ही हम पीछे जाते जाएंगे उतना ही कम होता जाएगा आनुवंशिक का अंश। यही होता है घटोत्तरी विभाजन, इसी को कहते हैं घटोत्तरी विभाजन। ठीक है, ये देखिए आप, ये आप देखिए, फादर 50%, दादा के 25%, फिर 12.5% पर दादा, मदर से 50%, फिर दादी से हमको 25% मिल पाएगा, 12.5% पर दादी से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे घट रहा है, ठीक, यही है घटोत्तरी विभाजन। और ऐसे ही सोवान धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो जाएगा। या अगर बात करते हैं कि हमको हमारे पापा से 1/2 आधा मिला, फिर दादा से 1/4, 50% को 1/2 लिख सकते हैं ना, 25% को भी 1/4 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 1/8, फिर 1/16, फिर ऐसे करते करते सोवान, ये भी जो है घटते हुए चला जा रहा है। ठीक, अब आप जान लीजिए, एक है सृजन शास्त्र। सृजन शास्त्र के जो फादर ही, उनको फ्रांसिस गाल्टन कहा गया है। फ्रांसिस गाल्टन को ही सृजन शास्त्र का फादर कहा गया है। फ्रांसिस गाल्टन को, ये इनको सृजन शास्त्र का पिता कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि सृजन शास्त्र का पिता किसको कहा गया है, तो गाल्टन को कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, थ्योरी है प्रत्यागमन थ्योरी। प्रत्यागमन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिग्रेशन थ्योरी। रिग्रेशन थ्योरी इसको किसने दिया था? सोरेन एक थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने दिया था। इसके बारे में पहले एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ मैं। आप देखिए, क्रिकेट तो सबको लगभग पसंद ही होगा। एक महान क्रिकेटर हैं अपने देश में जिनका नाम है सुनील गावस्कर जी के। आप देखिए, अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही, कमेंट्री करते नज़र आ जाएंगे। तो वो जो है महान क्रिकेटर हैं, महान क्रिकेटर हैं, और ओपनिंग करने आते थे इंडिया की तरफ से। 10,000 से भी ज़्यादा रन बनाया है उन्होंने, और हाइट के छोटे थे इसलिए उनको लिटिल मास्टर बुलाते थे। ठीक है, और बहुत ही अधिक प्रतिभाशाली थे, उच्च प्रतिभाशाली थे क्रिकेट के मामले में। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे इंडिया के, और महान खिलाड़ी। लेकिन क्या उनका बेटा जो रोहन गावस्कर, उसको आप लोग जानते हैं? बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि रोहन गावस्कर ने भी क्रिकेट खेला है। ठीक है, और कुछ नहीं कर पाए, टोटली फेल हो गए क्रिकेट में, वो कुछ नहीं कर पाए, टोटली फेल हो गए। ठीक, तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कि प्रतिभाशाली आदमी का बेटा और महान आदमी का बेटा न प्रतिभाशाली नहीं बन पाया, महान नहीं बन पाया। वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए, योगराज सिंह है पंजाब में, इन्होंने क्रिकेट खेला था, और ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6 मैच खेले थे क्रिकेट पंजाब में, सिर्फ पंजाब से। और इस वक्त जो है पंजाब में एक्टिंग कर रहे हैं, ये पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं, और इनको बहुत कम लोग जानते हैं। इनका बीच में महेंद्र सिंह धोनी से भी विवाद हो गया था। लेकिन अगर इनके बेटे की बात करें, युवराज सिंह की, तो उनको तो 2011 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे। पूरे विश्व में सबसे महान ऑलराउंडर हैं इस वक्त, पूरे विश्व में सबसे महान ऑलराउंडर, भारत के सबसे महान खिलाड़ी युवराज सिंह। 2011 में वर्ल्ड कप जिताना में उनका हाथ था। उसके बाद जो 2007 में वर्ल्ड कप T20 का हुआ था, उसको भी उन्होंने ही जिताने में उनका योगदान था। तो सोच लीजिए वो कितने महान खिलाड़ी। और उनके पिताजी कौन? कम प्रतिभाशाली, क्रिकेट में फेल हो गए थे उनके पिताजी। तो कम प्रतिभाशाली आदमी का बेटा इतना ज़्यादा प्रतिभाशाली हो गया, युवराज सिंह हो गया। तो इन दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है प्रत्यागमन थ्योरी। ठीक है, प्रत्यागमन थ्योरी यही है कि अगर पेरेंट फेमस हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका बच्चा भी फेमस हो। ठीक,
अब अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो उनके बच्चे से एक बच्चन को देख लीजिए, उनके बराबर पहुंच पाए? नहीं। तो ये होता है, अगर पेरेंट फेमस हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भी फेमस हो, और अगर पेरेंट फेल हो गए हैं, ठीक, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भी फेल हो जाए। भाई बच्चा आगे निकल सकता है, ठीक। तो ये है प्रत्यागमन थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसान शब्दों में। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ क्लास के बाद कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, ठीक है। ये है प्रत्यागमन थ्योरी कि अगर हम किसी के पापा बहुत अधिक प्रतिभाशाली हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है उसका बेटा भी प्रतिभाशाली हो, और किसी के पापा बहुत कम प्रतिभाशाली हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा भी कम प्रतिभाशाली हो, वो आगे निकल सकता है। आप देखिए एक से एक रिक्शा, अभी आप कुछ बेटियों को देखिए, उन्होंने परीक्षा में IAS परीक्षा में बहुत बड़ी परीक्षाओं में कमाल कर दिया है। पिताजी बेचारे रिक्शा चलाते हैं, गरीबी से उन्होंने पढ़ाया, और बेटी निकल गई जाकर के सीधे DM बन गई, ये है ना। और एक से एक बड़े बड़े DM के लड़के हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के लड़के हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक नौकरी तक को तरस रहे हैं, क्योंकि भाई उनको उनके लेवल का नहीं बन पा रहे हैं। यही है प्रत्यागमन थ्योरी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गार्जियन प्रतिभाशाली हो तो बच्चे भी प्रतिभाशाली हों, ठीक, और कोई ज़रूरी नहीं है कि गार्जियन जो है के अंदर प्रतिभा की कमी है तो बच्चों में भी हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मेंडल ने थ्योरी दी थी। मेंडल की थ्योरी तो जिसने बायोलॉजी पढ़ी वो सभी जानते हैं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने कहा था कि माता पिता के सभी गुण बच्चों में नहीं जाते हैं, ठीक है। कुछ गुण जो हैं सुप्त गुण होते हैं जो जागृत नहीं होते, समझ गए ना। कुछ गुण होते हैं जो सुप्त गुण होते हैं जो जागृत नहीं होते। अब आप हनुमान जी को याद करिए, जिन्होंने हनुमान जी की कहानी बजरंगबली की कहानी सुनी होगी याद होगा कि बजरंगबली को एक बार शाप दे दिया गया था जब उन्होंने सूर्य देवता को ही निगल लिया था बाल अवस्था में। तो उनको किसी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि भैया ऐसा है कि आप अपनी शक्तियों का बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं, अभी आप बाल अवस्था में हैं और आपने सूर्य देव को ही निगल लिया। तो भाई इतने पराक्रम और इतने बलवान थे बजरंगबली, आज भी लोगों का कष्ट निवारण करते हैं, खाली आप याद कर लीजिए बस। तो उनको ये श्राप मिला कि अब ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग अभी से कर रहे हैं, बाल अवस्था में कर रहे हैं, तो आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको यही श्राप दिया गया कि उनको इनकी शक्ति भूल जाए, विस्मृत हो जाए, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब इनको इनकी शक्ति याद आएगी, याद दिलाई जाएगी, तब याद आएगी। तो ये ज़रूरत पड़ी जब राम रावण का युद्ध हुआ तब, और उनको याद दिलाई गई वो चीज़। तो वही चीज़ समझिए यहाँ पर है कि मेंडल ने कहा है कि गुण जाएंगे माता पिता के बच्चों में, लेकिन वो सुप्त अवस्था में कुछ गुण होते हैं, वो सुप्त अवस्था में होते हैं, वो तुरंत एक्टिवेट नहीं होते हैं, है ना। वो जो है स्लीपिंग मोड में होते हैं, वो तुरंत एक्टिवेट नहीं होते हैं, आगे चल के वो एक्टिवेट होंगे, ठीक। ये होता है मेंडल की थ्योरी। और प्रत्येक प्राणी का जो जन्म है वो माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त पितृसूत्रों के आधार पर होता है। मैंने आपको बताया कि जीन्स जो होते हैं उनसे होता है, ठीक। मेंडल ने यह बताया था कि 1/2, 2/4, 1/2, 1/2 इस प्रकार से पूर्वजों के गुण बांटे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पूर्वज हैं, दादा परदादा, इन सब के जो गुण हैं ना वो रेशियो में बढ़ते हैं, 1/2, 2/4 इस तरह से बढ़ते हैं, है ना। मिश्रित उपज, मिक्स उपज, ठीक। इसमें होता क्या है कि जैसे कि कोई शुद्ध है, जैसे कि 1:2, अगर कोई शुद्ध जीन है, एकदम प्योर जीन है, तो उससे शुद्ध एकदम प्योर जीन, प्योर गुण चला गया बच्चों के अंदर। और कोई जो है मिश्रित है, मिक्स जीन है, तो उससे क्या हुआ, उससे क्या है 1/4 जो है शुद्ध उत्पत्ति हुई। कुल मिला के मेंडल का ये कहना था कि जो आनुवंशिक गुण जाते हैं बच्चों में वो रेशियो के हिसाब से जाते हैं, किसी में कम जाते हैं, किसी में ज़्यादा जाते हैं। जैसे किसी के 3 बच्चे हैं तो किसी में ज़्यादा चले गए, उसकी शक्ल बिल्कुल डिक्टो मिल रही है कि हाँ इसकी शक्ल तो एकदम इसके दादाजी से मिल रही है, इसके पापा से मिल रही है। और वहीं उसी के दूसरे बच्चे हैं तो लोग पता लगाते हैं कि भैया आखिर इसकी शक्ल मिल किससे रही है, घर में तो इसकी शक्ल किसी से नहीं मिल रही है, आखिर क्या माजरा है कि नहीं। तो यही मेंडल ने कहा था कि एक घर में जो उसके कई बच्चे हैं एक गार्जियन के, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे की शक्ल उसके माँ या बाप से ही मिले। यही है मेंडल की थ्योरी, यानी कि जो गुण जाते हैं पूर्वजों के वो बट के जाते हैं, किसी को ज़्यादा मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं, किसी के अंदर तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, किसी के अंदर देर में एक्टिवेट होते हैं। यही है मेंडल की थ्योरी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो वाई होता है, वाई और एक्स, ठीक, ये क्रोमोसोम है, तो वाई जो होता है वो लड़के को डिनोट करता है, और एक्स जो होता है वो लड़की को डिनोट करता है, ठीक है। अब जैसे बहुत लड़के कहते हैं ना कि सी इज़ माई एक्स गर्लफ्रेंड, तो अब एक्स गर्लफ्रेंड तो समझ लीजिए कि एक्स जो होता है वो गर्लफ्रेंड यानी कि लड़की, तो एक्स जो है वो लड़की के लिए डिनोट होता है, किसमें,
मेंडल की थ्योरी में गुणसूत्रों के मामले में, अगर एक्स वाई है तो वो पुरुष होगा और एक्स एक्स है तो वो फीमेल होगा। ठीक। अब एक और थ्योरी है समानता एवं भिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या है, अब आप बताइए कि जो आदमी है, इंसान का बच्चा इंसान ही ना पैदा होगा, इंसान का बच्चा चूहा तो पैदा नहीं हो जाएगा। ठीक। ठीक। ये हो गया समानता का सिद्धांत, यानी कि जो समान गार्जियन है, समान जो जीव है, उससे वही जीव पैदा होगा। ठीक है। इंसानों का बच्चा इंसान होगा, इंसानों का बच्चा चूहा या बंदर नहीं होगा, और बंदर का बच्चा बंदर होगा, उसका बच्चा इंसान नहीं होगा। तो ये हो गया समानता के सिद्धांत। भिन्नता के सिद्धांत का क्या मतलब है कि माँ बाप, अभी एक नई मूवी आई थी मिमी, पंकज त्रिपाठी और कृति सैनन की, उसमें क्या है, उसमें जब बेबी होता है कृति सैनन को, तो लोग कहते हैं कि यार इसका बाप तो इतना काला है पंकज त्रिपाठी, कैसे इतना गोरा लड़का हो गया। ठीक है। तो वही चीज़ है कि कोई ज़रूरी नहीं कि गार्जियन अगर गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि गार्जियन का जो फेस फेयर है, कलर है, वो ब्लैक है या गेहुआ रंग है तो बच्चा भी क्या कहते हैं गेहुआ हो। उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। ठीक। गोरे का बच्चा काला हो सकता है और काले का बच्चा गोरा हो सकता है। यही है भिन्नता का सिद्धांत। ठीक। तो यहाँ पे आपका जो ये हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, ये यहीं समाप्त होती है। इसी में सारी चीज़ें, इससे बाहर कोई भी हेरिडिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मेरे हैंडमेड नोट्स थे, बहुत रिसर्च करके बने थे। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। टिकटॉक क्लासेस को अपना प्यार दीजिए, इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि ये आगे भी बढ़े, और जब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मेरा भी मन बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।